धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। न जाने क्या बात है, दावे तो किए जाते हैं कि डबल इंजन जहां जहां पे भी है वहां पे ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर लग रहा है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। हालांकि ये जुमला आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का है, लेकिन जब आप पत्रकारिता के नजरिए से देखेंगे तो लगेगा ऐसा ही, क्योंकि दो दो सरकारें होने के बाद भी उत्तर प्रदेश को एक फुल फ्लैश डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत कुमार रिटायर्ड हो गए, उनके बाद राजीव कृष्ण को एक कार्यवाहक डीजीपी बनाकर बैठा दिया है। अखिलेश यादव ने फिर से एक बार इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन हम कुछ और पहलुओं पर इसको लेकर बात करना चाहते हैं। क्या कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सरकार के दबाव में ज्यादा रहे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कल्चर चल गया है कि जो यहां पर एडीजे एलओ होगा वही बाद में आगे चलकर डीजीपी बनेगा? क्योंकि प्रशांत कुमार भी पहले एडीजे एलओ हुआ करते थे और डीजीपी की कोई वक़्त नहीं हुआ करती थी और बाद में उनको डीजीपी बना दिया गया। अब अमिताभ यश जो हवाई चप्पल पहनकर या जिस तरीके की चप्पल पहनकर बहराइच में आपने देखा सड़कों पर घूम रहे थे हाथों में हथियार लेकर, वो एडीजे एलओ हैं, तो क्या उनको डीजीपी बनाया जाएगा? बहुत सारे और भी पहलू हैं, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। आपने देखा होगा कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर बात भी करने लगा है। 24 घंटे में 14 हत्याओं का जिक्र करने लगा है। हालांकि अखिलेश और मायावती की तरह चिल्लाता नहीं, उन्हें मतलब उनके दौर की तरह रिपोर्टिंग नहीं करता है वो मीडिया। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ने जा रहे हैं, खबर दस्तक के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, नाम है आलोक पाठक जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि ये फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी जो बनाया गया है उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है डबल इंजन सरकार की? नहीं, उसके पीछे एक्चुअली एक योगी सरकार ने एक निर्णय लिया था 2022 में। उस वक्त चुनाव के तुरंत बाद एक डीजीपी जो फुल फ्लैश डीजीपी था उनको हटा दिया गया था और हटाने के बाद ये चाहते थे कि नया डीजीपी अपॉइंट करे फुल फ्लैश। तो उनको यूपीएससी ने उनसे सवाल पूछा, उन सवालों का ये लोग जवाब नहीं दे पाए थे। और वैसे डीएस चौहान, उसके बाद मुकुल सिंघल साहब रिटायर ही हो गए। अच्छा, तो डीएस चौहान को कब कार्यवाहक डीजीपी बनाया, उसके बाद से लगातार ये परंपरा चल रही है कि कार्यवाहक को ही चार्ज दिया जा रहा है। इसमें दो फायदे हैं। जब आप कार्यवाहक डीजीपी बनाते हैं तो आपको जो एक सेट फॉर्मूला है कि आप फुल फ्लैश डीजीपी बनाने के लिए आपको तीन सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी का नाम दिल्ली भेजेंगे, उनमें से कोई एक का नाम वहां से सेलेक्ट होकर आ जाएगा, फिर उसको आप डीजीपी बना सकते हैं। तो यही चीज से पता चल रहा है, क्योंकि उसके पहले जो मुकुल साहब थे, मुकुल सिंघल या मुकुल गोयल, मतलब कंफ्यूज गोयल सिंघल के नाम से मुझे याद नहीं आ रहा जी, वो चूंकि दिल्ली की पसंद है, दिल्ली इनको डीजीपी बनाया। उसके पहले हितेश अवस्थी जी डीजीपी हुआ करते थे, उसके पहले ओपी सिंह डीजीपी थे और उसके पहले आपको पता होगा किशोर खान सिंह डीजीपी हुआ करते थे। जो तो तब पहले क्या होता कि दिल्ली और यूपी एक नाम पे सहमत हो जाते थे, तो परमानेंट डीजीपी मिलता रहा। 2022 के चुनाव के बाद योगी जी को लगा कि अब तो हमको अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश चलाना, और योगी जी के पास एक सलाहकारों की फौज से समझा दिया कि साहब अब आप तो जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन सलाहकारों के कहने में आ गए थे योगी आदित्यनाथ। और अच्छा, जब आप फुल फ्लैश डीजीपी बनाएंगे जो नियम कानून से बना डीजीपी होगा, तो हमेशा आपको गलत सही आपको किसी चीज के मना भी कर सकता है। और कार्यवाहक डीजीपी है तो वो तो मुख्यमंत्री की इच्छा पर है, वो किसी नियम कानून से एक्टिंग वो फुल फ्लैश डीजीपी बना नहीं है। तो वो ऐसा लोगों का मानना है कि वो फिर मुख्यमंत्री की बात ज्यादा मानेगा, वो जो मुख्यमंत्री कहेंगे वो करेगा। तो कार्यवाहक डीजीपी बनाने से ये फायदा है, क्योंकि अगर फुल परमानेंट डीजीपी होगा तो सही गलत का जवाब करेगा कि ये सही है गलत है, ये करूंगा नहीं करूंगा जी। तो सर इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां बढ़ गई। क्या सिर्फ यही वजह है सर? 2022 के
क्या सिर्फ यही वजह है सर, या दूसरा टकराव भी दिखता है? जैसा अमित शाह और योगी में टकराव दिखता है, अगर मान लीजिए केंद्र 3 नामों में से किसी एक नाम को सिलेक्ट करके भेज देता है, तो वो डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली वालों की भी जी हुजूरी बजाएगा, या वो अपने किसी बंदे को बैठाएंगे ताकि वो उनकी जी हुजूरी बजाए? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है ऐसा कि केंद्र सरकार की भी जी हुजूरी बजाए। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि तमाम आईएएस अधिकारी योगी जी के बड़े करीबी रहे। तो उसमें एक नाम मैं बोल रहा हूँ, एमएस अवस्थी थे, अपर मुख्य सचिव गृह। वो ये आइडिया लेके आए थे साहब कि हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसा लोगों का कहना है कि ये उनका आइडिया। अच्छा। और कार्यवाहक डीजीपी दिलवाने की शुरुआत जो है उनके जमाने में डीएस चौहान बड़े करीबी थे योगी आदित्यनाथ। उसके पहले डीजी विजिलेंस हुआ करते थे, लेकिन डीएस चौहान तो फिर भी सीनियर आईपीएस हुआ करते थे, मतलब वो सीनियरिटी में दूसरे तीसरे नंबर पर हुआ करते होंगे। लेकिन उसके बाद जब प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया, तो उसके लिए 18 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया। डीएस चौहान हटे, तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए आरके विश्वकर्मा बने, 2 या 3 महीने के लिए थे, उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। अच्छा, परमानेंट डीजीपी के लिए कम से कम 6 महीने का जो नियम है, यूपीएससी द्वारा जो बनाया गया नियम है कि कम से कम 6 महीने का नौकरी होनी चाहिए, और परमानेंट डीजीपी को कम से कम 2 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए जी। तो शुरुआत में क्या, डीएस चौहान के बाद विश्वकर्मा जी है, 3 महीने के उसके विजय कुमार जी आए, वो 6-7 महीने तक रहे। लेकिन उसके बाद सीधे प्रशांत कुमार को बना दिया गया। प्रशांत कुमार ने 18 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सुपरसीड किया, और अब जिस आईपीएस अधिकारी को चार्ज दिया गया है, उसके ऊपर सीनियरिटी में 11 आईपीएस अधिकारी हैं आज की डेट में जो नौकरी में है। अब उसमें हमारे एक मित्र हैं जिनने क्राइम बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है पिछले कई सालों से, तो उनका कहना था कि कई जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो कि सेंट्रल फोर्सेस में डीजीपी हैं, जैसे बीएसएफ में है, कोई एसपीजी में है, कोई और फोर्सेस में है, तो उनमें से कई लोग अब आना नहीं चाहते यूपी। मैं अपने फिर उसी सवाल पे आना चाहता हूं सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है? जैसे आप देखिए, उत्तराखंड के सीएम को कभी भी बदल दीजिए, गुजरात के सीएम को कभी भी बदल दीजिए, हरियाणा में कभी भी बदलाव कर दीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो अपना बंदा है उसको बैठा दीजिए, जो प्रतिष्ठित चेहरे उनको हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो भी टकराव दिखता है अधिकारियों की पोस्टिंग के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक आज जो है, कल केंद्र सरकार ने एक बड़ा संकेत दे दिया जी, क्योंकि योगी जी चाह रहे थे कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिले, ऐसा सूत्रों का दावा था, और लोग ये दावा कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा। लोगों का कहना था कि प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन के लिए फाइल भेजी गई थी दिल्ली, और अखिलेश यादव ने परसों ट्वीट भी कर दिया था कि एक तो नई परंपरा बनी है 2022 के बाद से जी, कार्यकारी डीजीपी। आप सोचिए, 3 सालों से, पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में 5वां कार्यकारी डीजीपी मिला। पहला डीएस चौहान मिले, दूसरा आरके विश्वकर्मा मिले, तीसरा विजय कुमार मिले, चौथा प्रशांत कुमार, और 5वें के रूप में राजीव कृष्णा ने कल चार्ज ले ली। तो उनको एक्सटेंशन नहीं दिया। तो दिल्ली साफ साफ संकेत दे रही है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, लेकिन आपको बता दूं जी कि पिछले 2 महीने में योगी के करीबी माने जाने वाले कई लोगों को बाहर का रास्ता दिख गया जी, और ये जो जानकार बता रहे हैं, ये पीएमओ के हस्तक्षेप पे हो रहा है। तो प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन न देके भी योगी जी को संदेश दे दिया गया है कि आप अपने मन का में नहीं करता। एक सवाल यहां पे पैदा होता है, क्या एक नया और कल्चर डेवलप किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का एडीजी एलओ हुआ करेगा उसी को आगे चल के कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाएगा? क्या अब अमिताभ यश को ये चार्ज दिया जाएगा थोड़े दिन किसी को बैठाकर? नहीं, ऐसा नहीं। अभी अमिताभ यश तो बहुत जूनियर है, उनको अभी डीजी बनने में टाइम है। वो, अगर मेरी जानकारी सही, वो 94 या 95 बैच के हैं जी, 96 है शायद उनका बैच सर, 96। हाँ, तब तो उनको डीजी बनने में भी 3-4 साल लगेंगे, तो वो तो दूर की चीज है। अब जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब जो अधिकारी हटाया जा सकते, उसमें योगी जी के 2 करीबी अधिकारियों का कहना है कि इनको भी
इनके पदों से हटाया जा सकता ठीक है। अब यहाँ अच्छा एक तो सवाल मैं ये आपसे और सबसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एडीजी एलओ बनाकर प्रशांत कुमार से डीजीपी का काम लिया जा रहा था, बाद में उनको खैर कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, क्या वैसे ही अब अमिताभ यश से करवाया जाएगा काम? नहीं, देखिए अंतर है। पहले जो डीजीपी बने थे प्रशांत कुमार, डीएस चौहान के समय में तो संभव नहीं था, डीएस चौहान बड़े मजबूत आदमी थे। लेकिन ये ठीक है कि विजय कुमार, आर.के. विश्वकर्मा को 3 महीने का चार्ज मिला, विजय कुमार जी को 6 महीने का चार्ज मिला, तो ये कह सकते थे कि भाई चलो, सबको पता था ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि राजीव कृष्णा, जो मेरी जानकारी और मैंने तमाम रिपोर्टर से बात की, सबका कहना है कि मजबूत इरादे वाले आदमी है। ये अमिताभ यश और अमिताभ यश इनके बीच में काफी सीनियरिटी का भी अंतर है। 91 बैच है, 196 बैच है। तो राजीव कृष्ण वैसे भी थोड़ा मजबूत छवि के अधिकारी हैं। तो ये अब आप ये नहीं कह सकते, ठीक है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन डीजीपी डीजीपी है। डीजीपी डीजीपी है, पर्दे के पीछे से एडीजी एलओ उसको नहीं चला सकता है। वो अलग बात है कि प्रशांत किशोर से नहीं, ये सब कई लोग करवाया ये गया भी था। दावा कर रहे हैं कि टकराव भी हो सकता है। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि डीजीपी और एडीजी, क्योंकि भाई डीजीपी जो है भले कार्यकारी और राजीव कृष्णा, लेकिन इनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, बड़े मजबूत इरादों वाले अधिकारी माने जाते हैं। जी, एक सवाल यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, खैर मीडिया बोलता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ चैनल्स ने बात की कि 24 घंटे में 14 हत्याएं हो गई और इस पर बाकायदा डिबेट शो भी किए। क्या आपको लगता है उस सब के बाद केंद्र सरकार को, जो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, खुद ही राजनाथ सिंह वहां से आते हैं, उन्होंने खास ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था डीजीपी की पोस्टिंग को लेकर? अब देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो संकेत लग रहा है कि योगी जी के पास समय कम है। जी। और आप तो क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि अब उनको किसी दलित या पिछड़े को ही आगे रखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ेगी, नहीं तो अखिलेश यादव के पीडीए को रोक पाना बहुत मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात, बिहार में चुनाव भी है, तो बिहार चुनाव के पहले ऑपरेशन यूपी हो जाएगा। मैंने पहले भी अपने चैनल पे ही लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी अब यूपी में बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा संकेत कल मिल गया। प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं देने का मतलब है कि अब योगी जी के पास बतौर मुख्यमंत्री समय बहुत। क्या आपको इतना आसान लगता है सर ये? क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 7-8 साल से कुछ हो तो पा नहीं रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए हंगामा तो करवाया जाता है सर। नहीं, देखिए एक सुनिए, जब प्रधानमंत्री मोदी और शाह है साहब, जब इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी मजबूत नेता को चुनाव जीतने के बाद सब लोग कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बने, सर वो भगवाधारी नहीं थी ना, उनके पास भगवा इमेज नहीं थी। मैंने सर सुनिए, भगवा की कोई मतलब नहीं है सर। योगी का परफॉर्मेंस भी तो देखिए, योगी वो राज्य जिसकी वजह से आज मोदी जी 240 पे हैं। उत्तर प्रदेश में आज ही का दिन था जब अंतिम दौर का मतदान का चल रहा था पिछले साल 1 जून 2024, याद करिए। और उत्तर प्रदेश में भाजपा 36 सीटों पर सिमट गई गठबंधन के साथ, तो 33 पाई थी, उसके साथ ही 3 सीट जीते थे। और सपा और कांग्रेस का गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। और पिछले साल भर में स्थितियां और खराब हुई है कि ठीक है उन्होंने उपचुनाव जीते हैं, लेकिन उपचुनाव किस तरह से जीते हैं ये जनता ने देखा है। लेकिन चुनाव में आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके नंद किशोर जैसे कुछ विधायक हैं उनसे हो हल्ला करवा के योगी के खिलाफ कुछ बयानबाजियां करवा के योगी को हटाना इतना आसान है क्या? योगी के पास, मैं आपको बता रहा हूं, योगी के पास कोई संख्या बल नहीं है। अगर आज विधायकों के बीच में आप बंद कमरे में मीटिंग करा दीजिए, योगी के पक्ष में 5 विधायक नहीं खड़े होंगे। तो देखिए वो सब बातें नहीं। योगी जी जब तक मुख्यमंत्री है, जब तक अमित शाह और मोदी चाह रहे हैं, जिस क्षण वो निर्णय ले लेंगे कि उनको यूपी में बदलाव करना है, आईसीजे जो हमारे देश के सीजीआई हैं, सॉरी, बीआर गवाई, वो तो प्रयागराज में खड़े होकर कह रहे हैं कि योगी जैसा शक्तिशाली और मेहनती मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं। उन्होंने मेघवाल जी मंत्री का कहा, उनका कहना है कि मंत्री जी मेघवाल जी कह रहे हैं। उस स्टेटमेंट को पूरा सुनिए।
ठीक है। इसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले एक मुकदमे की सुनवाई में कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज। हम्म। तो और लगातार इसलिए उस चीज को भक्त मीडिया के लोग उसको कोट करें, लेकिन पूरा स्टेटमेंट यह है कि मंत्री मेघवाल जी कहते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक। ये सीबीआई का कल आपने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया है, मतलब वीडियो जारी किया, जिसमें आपने बताने की कोशिश की कि अब्बास अंसारी के बाद अब मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की एंट्री होने वाली है मऊ की सदर सीट पर। नहीं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, मऊ की सीट पे 1996 से मुख्तार अंसारी का लगातार विधायक है 1996 से लेकर 2022 तक। 2022 में उनका बेटा जीता था, और चूंकि 26 साल से ज्यादा उम्र हो गई उम्र की, अब चूंकि उसकी सदस्यता जा चुकी है और हाई कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता तो बात अलग है। अगर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा, इन बीच में अगर चुनाव अनाउंस हो गया, इलेक्शन कंडक्ट हो गया जी, तब तो स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी उमर अंसारी को उतारेगी वहां पे। क्योंकि मैं चूंकि बनारस का रहने वाला उस पूरे एरिया में घूम सभा भी होती मेरी, उस क्षेत्र में अंसारी परिवार की छवि दूसरी है जी। तो खासकर मऊ की सीट पे अंसारी परिवार के ही व्यक्ति को जनता का समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस वक्तव्य के बेसिस पे अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है, वो ऐसा कोई बहुत उससे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसको हेट स्पीच नहीं माना जाता है। आपने देखा था कि मुख्तार की मौत के बाद किस तरह से उनके जनाजे में कितने लोग आए थे और उसका क्या रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव में। उस पूरे क्षेत्र में भाजपा एक सीट जीतने के लिए तरस गई, बलिया वो हार गए जो 10 साल से लगातार जीत रहे थे जी है। घोसी हार गए, गाजीपुर तो पहले हार चुके थे, चंदौली भी हार गए, गाजीपुर से सटा हुआ बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी जिले की 2 सीटें होती, चंदौली लोकसभा, वहां पे भी वो हार गए। तो मुख्तार का असर, मुख्तार की मौत के बाद जो सिंपैथी वो पूरे पूर्वांचल में दिखी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो हमेशा कार्यवाहक बनाए जा रहे हैं 2022 के बाद क्यों बनाए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे से बताया। और अब्बास अंसारी की जो सदस्यता समाप्त हुई और उसके बाद अब उमर अंसारी की कैसे एंट्री होने वाली और क्या मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, ये भी बताया। और कैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं और इस टकराहट में क्या वाकई में योगी जी जा रहे हैं। फिर से एक बार क्या चर्चा शुरू हो गई है, और ये चर्चा क्या सिर्फ चर्चा रहेगी इस बार, या कुछ हो ही जाएगा, वक्त बताएगा। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे।